अपन लोग अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, अणु कक्षक सिद्धांत। अणु कक्षक सिद्धांत ये बच्चों 1932 में हुंड और मुलिकर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हुंड और मुलिकर नामक वैज्ञानिक ने दी थी, अतः इसे हुंड और मुलिकर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हुंड और मुलिकर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आपन सिद्धांत की कई कमियां रही, जैसे ऑक्सीजन अणु को वह प्रतिचुंबकीय बताता था। ऑक्सीजन अणु को VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, प्रतिचुंबकीय बताती थी, प्रतिचुंबकीय, जबकि बच्चों ये ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है वो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ऐसे कई कमियां रही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन अणु को प्रतिचुंबकीय बताती थी, जबकि ये वास्तविक में अनुचुंबकीय होता है। ऐसे कई कमियां रही, जिसकी वजह से उन कमियों को दूर करने के लिए नए सिद्धांत अणु कक्षक सिद्धांत दिया गया, जिसे हुंड और मुलिकर ने दिया था, तो हुंड मुलिकर सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या कुछ खास बातें हैं? सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, इसमें परमाणु कक्षक मिलकर नए अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। लेकिन बच्चों खास बात ये, परमाणु कक्षकों के मिलने से नए अणु कक्षक तो बनते हैं, पर जितने परमाणु कक्षकों का योग होता है, मिलान होता है, उतने ही नए अणु कक्षक मिलते हैं। जैसे यदि 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो 2 ही नए अणु कक्षक बनेंगे। 4 परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो 4 ही नए अणु कक्षकों का निर्माण होगा। ऐसा नहीं होता कि 2 परमाणु कक्षक मिलकर एक नया अणु कक्षक बन जाए। जितने परमाणु कक्षकों का संयोजन होता है उतने ही नए अणु कक्षक बनते हैं, और जो नए अणु कक्षक बनते हैं उनमें बिल्कुल नए गुण, अणु के ही गुण होते हैं। वो अपने पुराने गुण, परमाणु कक्षकों वाले गुण खो देते हैं, उनमें नए गुण होते हैं। तो परमाणु कक्षकों से मिलने पर नए अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इन परमाणु कक्षकों का मिलान LCO के द्वारा होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। याद रखें जरा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू होता है, जिसके थ्रू वो परमाणु कक्षक आपस में मिलकर नए अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। अब खास बात क्या, नए अणु कक्षक पॉलीसेंट्रिक होते हैं, बहुनाभिकीय होते हैं, जबकि परमाणु कक्षक एक नाभिकीय होते थे। अब जितने परमाणु कक्षक मिलते हैं उतने ही नए अणु कक्षक बनते हैं। तो बनने वाले जो नए अणु कक्षक हैं बच्चों, वो जो भी अणु कक्षक बनेंगे बच्चों, उनमें से वह अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में कम होती है, उन्हें आबंधी अणु कक्षक कहते हैं, आबंधी अणु कक्षक। जबकि ऐसे अणु कक्षक, ऐसे परमाणु कक्षकों के योग से, मिलान से बनने वाले ऐसे अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, मिलने वाले परमाणु कक्षकों की तुलना में, मिलने वाले संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों की तुलना में, उन्हें प्रति आबंधी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। वास्तविकता तो यह है, जब भी परमाणु कक्षकों के मध्य आकर्षण होता है, योग होता है, तब नए अणु कक्षक, आबंधी अणु कक्षकों का निर्माण होता है। जबकि जब भी परमाणु कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, तब याद रखिएगा क्या, प्रति आबंधी अणु कक्षक बनते हैं। कैसे बनते हैं वो देखिएगा। मान लीजिए हमने 2 परमाणु कक्षक ले लिए, 2 परमाणु कक्षक समान ऊर्जा स्तर पे हैं, इधर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी। 2 परमाणु कक्षक ले लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षक। 2 नए परमाणु कक्षक जो हैं वो दोनों मिलकर संयोजित होकर अणु कक्षक का निर्माण करेंगे, अणु कक्षक का। इनके मिलने पर नए अणु कक्षक बनेंगे। अब 2 का मिलान हो रहा है तो 2 ही नए अणु कक्षक बनेंगे, ये एक बन गया, ये दूसरा अणु कक्षक बन गया। अब वह अणु कक्षक जिसकी ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों की तुलना में कम है, उसे आबंधी अणु कक्षक कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि वह अणु कक्षक जिसकी ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों से, संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों से अधिक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, प्रति आबंधी अणु कक्षक कहते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना है, इस परमाणु कक्षकों को मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया। ध्यान रखना है, बीच में अणु कक्षक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा जरा, अगर मैंने इस परमाणु कक्षक को A मान लिया, इसको B मान लिया, तो इनमें जब आकर्षण होगा तब ये आबंधी अणु कक्षक बनेंगे। तो इसका एक था, उसको शाई A कक्षक को शाई से शो करते हैं बच्चों, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुसार।
इसी प्रकार से इसको साइड बी से प्रदर्शित करते हैं, साइड बी से। ठीक है, अब इनके मध्य संयोग होगा तब ये आबंधी अनुकक्षक बनेगा। तो आबंधी अनुकक्षक इन दोनों के योग से बनेगा, आकर्षण से बनेगा, उसे साइड ए बी बराबर साइड ए प्लस साइड बी। ध्यान रखना है यहाँ प्लस का चिन्ह आकर्षण को बताता है, अट्रैक्शन को बताता है, आकर्षण को बताता है। इसी प्रकार ये प्रति आबंधी अनुकक्षक जिसकी ऊर्जा इन मिलने वाले परमाणु कक्षों से ज्यादा है, जब इन परमाणु कक्षों के मध्य प्रतिकर्षण होता है तब ये बनता है। तो इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, साई स्टार ए बी बराबर साई ए माइनस साई बी। ध्यान रखिएगा जरा, उससे प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से बन जाता है। इन आणविक कक्षों को भी भरते समय उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है जो परमाणु कक्षा, अर्थात आबाऊ नियम, हुंड का नियम, पाउली अपवर्जन नियम। आबाऊ नियम कहता है कक्षों में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उन्हें बाद में भरा जाता है, जिनकी कम होती है उन्हें पहले भरा जाता है। इस तरह से पाउली का अपवर्जन नियम कहता है एक ही कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो भी सदैव विपरीत चक्रण वाले। हुंड का नियम कहता है यदि एक या एक से अधिक कक्षक समान ऊर्जा वाले हों तो जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक युग्मन नहीं करते। तो उसी प्रकार से ये आणविक कक्षों को बढ़ते समय भी आबाऊ नियम, पाउली अपवर्जन नियम, हुंड का नियम लागू होता है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, जब आपने ये देख लिया, ये चीज देख ली, तो अब इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो अणु कक्षों को बढ़ने के लिए कैसे बताया जाता है अणु कक्षों को, तो देखना जरा ध्यान से। अणु कक्षों के बढ़ने के लिए बच्चों एक क्रम होता है, वो कैसे, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है, ध्यान रखिएगा जरा, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के अणुओं के लिए, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के अणुओं के लिए, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के अणुओं के लिए जो क्रम होता है अणु कक्षों का, वो इस तरह से होता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बराबर पाई 2py, ये पहले आएगा। फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा बच्चों पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये क्रम होता है, ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए। लेकिन इससे आगे के अणु अर्थात ऑक्सीजन या अणु, या इससे आगे के अणुओं के लिए ऑक्सीजन व उससे आगे के अणुओं के लिए, उससे आगे के अणुओं के लिए, आगे के अणुओं के लिए क्या क्रम होगा, थोड़ा सा अंतर है बच्चों। उसमें सिग्मा 2pz की ऊर्जा, सिग्मा 2pz जो अणु कक्ष है उसकी ऊर्जा पाई 2px बराबर पाई 2py से कम होती है, इसलिए वो पहले आ जाता है। तो उसके लिए बच्चों ये क्रम होगा सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर आएगा बच्चों उसके बाद पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, फिर बराबर पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये क्रम हो जाएगा, ये क्रम हो जाएगा। अब जब ये क्रम हो जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए देख लिया। अंतर क्या है, कुछ लोग एक ही क्रम याद कर लेते हैं और अपवाद कर कैसे रखते हैं, वो गलत है बच्चों। अपन को बिल्कुल सही तरीके से याद करना है जिससे कोई अपवाद ना बचे। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के अणुओं के लिए पाई 2px बराबर पाई 2py पहले आता है, तो इसकी ऊर्जा कम होती है, इसे पहले भरा जाता है, और इसकी ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा तो इसको बाद में। जबकि ऑक्सीजन या उससे आगे के अणुओं के लिए याद रखिएगा जरा, ये क्रम होता है, ये सिग्मा 2pz पहले आता है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर ऐसे अणु जिसमें विषम परमाणु, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, को एक परमाणु तो इधर का हो रहा है, एक परमाणु नीचे वाले का हो रहा है, आप कौन सा क्रम लगाएं? तो ध्यान रखिएगा जरा, जो ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन और उससे आगे के अणु वाला जो क्रम है वही लगा देना, सही आंसर आएगा। अब इसमें भरते कैसे हैं वो बताएं। तो पहली बात तो ये सब कक्षक है, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही बनना है। जिन पे स्टार बना हुआ है वो प्रति आबंधी कक्षक है, प्रति आबंधी, प्रति एंटी बॉन्डिंग कक्षक है। दूसरी बात बच्चों क्या है, जिनमें बराबर का चिन्ह है, जैसे पाई 2px बराबर पाई 2py, अर्थात इनकी ऊर्जाएं समान हैं। अब अगर यहाँ पर भर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो दोनों इसमें या इसमें नहीं, एक एक करके भरेंगे, एक इसमें एक इसमें।
हुंड का नियम कहता है जो समान ऊर्जा वाले कक्षों में जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले एक एक करके भरे जाते हैं और तब अर्धपूरित विन्यास हो जाए, जब सभी कक्षों में जो समान ऊर्जा वाले एक एक भर जाए तब उसके पश्चात युग्मन कराते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अपन को करना होगा, ध्यान रखना है। ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बताया गया है, ठीक है, तो भरना सीखेंगे। लेकिन इसके बाद ये इस तरह से क्रम में भरे अपन, इससे पहले आबद्ध कोटि और इससे निकाली जाती है। वो आबद्ध कोटि कैसे निकाली जाती है? तो आबद्ध कोटि याद रखिए, किसी भी अणु की किसी प्रजाति की आबद्ध कोटि Nb माइनस Na/2 होती है। क्या आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात जो आबंधी कक्षक थे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2, तो आबद्ध कोटि आ जाती है। बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है उसका, बॉन्ड ऑर्डर, आबद्ध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। इस आबद्ध कोटि से कई चीजें अपन को ज्ञात हो जाती हैं। क्या ज्ञात हो जाती है? ध्यान रखिएगा जरा। पहली बात, जिसकी भी आबद्ध कोटि जितनी होगी उसका मतलब है उस अणु के मध्य उतने ही बंध होंगे। मान लो किसी की आबद्ध कोटि 1 है तो उसमें एकल बंध है, 2 है तो 2 है, उसमें 3 है तो 3 है, उसमें त्रिबंध है। ध्यान रखिएगा जरा, जिसकी आबद्ध कोटि जितनी होती है उसमें बंधों की संख्या भी उतनी होती है। दूसरी बात, जैसे जैसे बंधों की संख्या, आबद्ध कोटि समानुपाती होती है बंधों की संख्या की, तो आबद्ध कोटि बढ़ने पर उस अणु के मध्य, उस अणु में परमाणु के मध्य बंधों की संख्या बढ़ती है, तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी अधिक देनी पड़ती है। अर्थात जिस भी अणु के लिए आबद्ध कोटि की मान जितना ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा, उसके लिए बंध ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी, उसको तोड़ने के लिए बंध ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी, बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगा, बंध लंबाई कम होगी। अर्थात जिसके लिए आबद्ध कोटि का मान जितना ज़्यादा होता है उस अणु का स्थायित्व भी ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जिस आबद्ध कोटि के, जिसके लिए आबद्ध कोटि का मान ज़्यादा होता है उस अणु की बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। जिसके लिए आबद्ध कोटि का मान ज़्यादा होता है उसके लिए बंध सामर्थ्यता, बंध और प्रबल होता है, बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। अब तुम्हें तो वैसे ही पता है, जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है बंध लंबाई घटती है, और आबद्ध कोटि जितनी ज़्यादा मतलब बंधों की संख्या उतनी ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा जरा, आबद्ध कोटि व्युत क्रमानुपाती होती है बंध लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के व्युत क्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिए। अब किसी भी अणु की आबद्ध कोटि लेकिन कुछ भी हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, भिन्नांश हो सकती है, शून्य हो सकती है। अगर किसी के लिए आबद्ध कोटि का मान शून्य अर्थात वो अणु के रूप में अस्तित्व नहीं रखता। जैसे उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस, उनके लिए आबद्ध कोटि का मान शून्य होता है, अतः वो अणु नहीं बनाती, अतः वो अणु नहीं बनाती। जिसके लिए आबद्ध कोटि का मान जितना ज़्यादा होगा स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन आबद्ध कोटि का मान अधिकतम 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। आबद्ध कोटि का मान भिन्नांश, पूर्णांक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अब और आगे बढ़ गए भाई, ध्यान रखिएगा जरा। इसी में कैसे सॉल्व करते हैं? मान लो अपन को नाइट्रोजन अणु का देखना है, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 दो अणु, 2 परमाणु हैं, तो टोटल 2 परमाणु हैं N2 में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 14 बन गए। अब इसको कैसे बढ़ना है भाई, देखना। सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब याद आया इसमें पाई 2px पहले आता है, पाई 2px बराबर पाई 2py। देखा यार, 2 2 4 2 6 2 8, अभी तो 14 बाकी है, फिर भी एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा फिर युग्मन करा, तो 8 हो गए, 2 10 2 12। अब याद आया, ध्यान रखें, इसके बाद आ जाता है सिग्मा 2pz, उसमें भी 2 बढ़ दिए। अब बच्चों ये तो अपन ने ऐसे भर को दिया, अब इसमें आबद्ध कोटि निकाली इसकी, Nb माइनस Na/2। ध्यान रखिएगा, तो आबद्धी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो आबद्धी, प्रति आबद्धी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 4 स्टार वाले 2 और 2 4 बटे 2 कर दिया, 6 बटे 2 तो 3 आ गए। आबद्ध कोटि का मान 3 आ गया, अर्थात नाइट्रोजन के मध्य 3 बन गए। किसी में कभी भिन्नांश आ जाए तो फिलहाल ये समझ सकते हो, हाँ उसमें भिन्नांश में बंद है। तो ध्यान रखिएगा जरा, ये इतने आबद्ध कोटि हो गई नाइट्रोजन। अब उसी प्रकार मान लो ऑक्सीजन के लिए करना है सॉल्व, तो ऑक्सीजन के लिए कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ऑक्सीजन को ले लिया O2, इसका बना है एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो दूसरे का भी 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन उसको भरना है अपन, 16 को भरा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2,
पाई टू पी एक्स में, इसमें सिग्मा टू पी जेड पहले आएगी, उसकी ऊर्जा कम होती है। ऑक्सीजन उससे आगे क्या होते हैं, सिग्मा टू पी जेड पहले। ध्यान रखिएगा जरा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 2 10। अब सिग्मा टू पी जेड के बाद आता है बच्चों पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई। ध्यान रखिएगा जरा, अब बढ़ते भाई 10 तो हो गए, 10 और 2 12 और 14 बढ़ती है, एक एक करके बढ़ा, फिर बराबर का चिन्ह है, समान ऊर्जा वाले एक एक करके बढ़ा, फिर युग्मन कराए। फिर इसके बाद आता है पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई। ध्यान रखिएगा जरा, अब 14 तो बढ़ चुके हैं, अपन को 16 बढ़े, अब इसमें बराबर का चिन्ह है, समान ऊर्जा वाले हैं। अब अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इस कक्षा के इसमें नहीं, एक एक बढ़ना होगा। अगर बचता तो युग्मन करते, तो इस तरह से बढ़ गया बच्चों। अब देखने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर ज्ञात होता है कि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक इसमें एक इसमें, 2 अयुग्मित। अतः पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक। और जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो प्रतिचुंबकीय होता है, तो अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। अब आवन कोटि की बात आई, तो आवन कोटि का याद आया Nb माइनस Na/2, फॉर्मूला ये था Nb माइनस Na/2। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला था। तो आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाय 2। तो भैया ये देखा, आबंधी इलेक्ट्रॉन इसमें गिने 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 आबंधी हो गए। प्रति आबंधी गिने स्टार वाले 2 2 4 5 और 6, 5 और 6, ये बटे 2, तो ये हो गए 4 बटे 2, 2 हो गए। आवन कोटि 2, अर्थात ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, आवन कोटि इसकी आगे 2। तो बच्चों इस तरह से अणुकक्षक सिद्धांत की सहायता से अपन आवन कोटि वगैरह निकाल सकते हैं, अपन बता सकते हैं कि कौन सा अणु चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा अनुचुंबकीय, जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता प्रतिचुंबकीय होते हैं। अब सामान्य रूप से अगर अनुचुंबकीय वगैरह बताने तो एक बात हमेशा याद रखो, जो भी अणु का याद रखें जरा, जो भी अणु विषम इलेक्ट्रॉन रखेगा, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड 7 और 8 15 विषम इलेक्ट्रॉन रखेगा, वो निश्चित रूप से अनुचुंबकीय होगा, उसमें जरूर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पर सम वाले में मैंने कुछ नहीं कहा, सम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सम इलेक्ट्रॉन रखता है टोटल, तो निकाल के देखना पड़ेगा। जो नाइट्रोजन का 14 था वो प्रतिचुंबकीय था, और ऑक्सीजन का 16 था वो अनुचुंबकीय, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने के कारण। तो याद रखिएगा जरा, और जिसकी आवन कोटि जितनी ज़्यादा आती है उसी अणु का स्थायित्व, उसी प्रजाति का स्थायित्व, वो अणु हो आयन हो किसी भी रूप में हो, याद रखना है उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होता है, उसके लिए बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसका बंध सामर्थ्य ज़्यादा होता है। पर आवन कोटि का मान बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है। तो ये आपको शॉर्ट में आज आवन कोटि बताई बच्चों, ध्यान रखना है बॉन्ड ऑर्डर, इस तरह से हिंदी मीडियम। थैंक यू वेरी मच।